जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 42 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप BHU से हो, या फिर और भी अन्य किसी भी आप यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ BE वालों के लिए, BTech वालों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन है। तो आज बात करेंगे डायहेड्रल ग्रुप के सेकंड पार्ट पर। मतलब इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 41 में डायहेड्रल ग्रुप का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर करवाया था, जिसमें मैंने आपको रोटेशंस के बारे में बतलाया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं DN डायहेड्रल ग्रुप मतलब DN मतलब कि N डायहेड्रल ग्रुप का रिफ्लेक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको याद ही होगा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में देख लीजिए ज़रा, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था D4 डायहेड्रल ग्रुप। DN डायहेड्रल ग्रुप का मैं रोटेशंस को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, DN डायहेड्रल ग्रुप का मैं रिफ्लेक्शंस को डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ साइड्स अननोन है, वो कोई भी नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से कोई भी नहीं जानता है, इसी वजह से उसका रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड, हम लोग कह सकते हैं। तो D4 पर मैं बात कर रहा था, एक स्क्वायर को लेकर के उसके रोटेशंस के बारे में मैंने चर्चा किया था, डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 42 में, आपको मैं बताऊंगा इसके रिफ्लेक्शंस के बारे में कि इसमें कितनी सारी रिफ्लेक्शंस होती है। तो नोट, रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है हमेशा, क्योंकि जैसे ही आप रिफ्लेक्शन वापस करोगे तो वो सेम एलिमेंट आ जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन किया फिर रिफ्लेक्शन वापस करोगे, वही चीज़ आ जाएगा। रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन वापस आ जाएगा, फिर वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपने कितनी बार प्रोसेस किया, आपने 2 बार प्रोसेस किया, इसीलिए इसमें ऑर्डर 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बना हुआ है रिफ्लेक्शंस में। हाँ, तो ABCD ये एक स्क्वायर का कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इसको वर्टिकली हमको रिफ्लेक्शंस करना है, तो क्या करूँगा मैं, जस्ट इसको स्वैप करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो पोजीशन A का है वो वहाँ पर B आ जाएगा, और जो पोजीशन D का है वहाँ पर C आ जाएगा। ये हुआ वर्टिकली, ये क्या हुआ, ये हुआ वर्टिकली रिफ्लेक्शन। अब आगे देखिए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, जैसे कि ABCD का पोजीशन ये है, अभी इनिशियल पोजीशन ABCD के जैसा ऊपर में दिखाया गया है ना। अब इसको हॉरिजॉन्टली स्वैप करना है, हॉरिजॉन्टली जैसे यहाँ पर दिखाया गया, हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे। तो D A पर जाएगा और C B पर जाएगा, देख पा रहे हैं आप, और C पर B आ जाएगा और D पर A आ जाएगा। अब है डायगोनली रिफ्लेक्शन। डायगोनली पहले BD डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे, तो AC आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, C A पर आएगा और A C पर जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब वर्टिकली अब वर्टिकली नहीं, अब डायगोनली रिफ्लेक्शन होगा, बट अबाउट द डायगोनल AC। तो क्या होगा, B D पर जाएगा और D B पर आएगा, है ना। B पर कौन आएगा, D आएगा, और D पर कौन आएगा, तो B आएगा। इसको D' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, ये हो गया इधर D6, यानी कि N के जगह पर अगर 6 रहे, जैसा कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर N है यहाँ पर, DN ग्रुप है, ये DN डायहेड्रल ग्रुप है। तो अगर N के जगह पर जैसे 4 था ना, तो रोटेशंस कितना हुई, रोटेशंस 4 हुई, 4 रोटेशंस हुई। अब जब रिफ्लेक्शंस की बात है तो उसको हम नहीं अभी बात कर रहे हैं, रोटेशंस 4 हुई है ना। तो अब देखिए D6, अगर D6 रहे, जैसे कि D4 था, तो रोटेशंस 4 हुई। एक मिनट, रोटेशंस, हाँ रोटेशंस 4 हुई थी, है ना। मतलब कि 4 से ज़्यादा भी तो हो सकती है, ठीक है ना। एक तो मतलब कि 4 से रोटेशंस, मतलब कि देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार रोटेशन किया मैंने, ठीक है, 0 डिग्री के अबाउट, एक बार 90 डिग्री के अबाउट, एक बार 180 डिग्री के अबाउट, ठीक है, एक 270 डिग्री के अबाउट, एक 360 डिग्री के अबाउट, फिर 360 प्लस 90 डिग्री के अबाउट भी तो मैं रोटेशंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अभी D4 डायहेड्रल ग्रुप पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
और आप देखिए रिफ्लेक्शंस कितना है, रिफ्लेक्शंस 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ना, 4 रिफ्लेक्शंस है। अगर D4 ग्रुप है तो रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी तो 4 होंगी, है ना। D4 ग्रुप है तो रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी तो 4 होगी, ठीक है। रिफ्लेक्शंस कितनी हुई है यहाँ पर, 4 हुई है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 रिफ्लेक्शंस। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। D6 ग्रुप रहेगा, डायहेड्रल ग्रुप रहेगा तो 6 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। D5 रहेगा तो 5 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। D4 रहेगा तो 4 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। D3 रहेगा तो 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। और D9 होगा तो 9 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। और D8 होगा तो 8 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होगी। जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है। रिफ्लेक्शंस जितने भी होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है, याद रखिएगा, है ना। ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर 2 ही होगा, या तो बाएं स्वैप होगा या तो दाएं स्वैप होगा, है ना। अगर वर्टिकली रिफ्लेक्शंस हो रही है तो, और अगर हॉरिजॉन्टली अगर रिफ्लेक्शंस हो रही है तो ऊपर नीचे स्वैप होगी, है ना। अगर डायगोनली हो रही है तो कॉर्नर पॉइंट आपस में स्वैप होंगी। अब डायहेड्रल ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। DN या इसी को D2N भी कहा जाता है, बहुत जन D2N भी कहते हैं, बहुत जन DN भी कहते हैं। डिहाइड्रल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन DN भी बहुत जन इस्तेमाल करते हैं और बहुत जन D2N भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब डायरेक्ट उसके एलिमेंट्स पर भी बहुत जन डिस्कस कर लेते हैं, मतलब D2N डायरेक्ट, या फिर DN पर भी बहुत जन डिस्कस करना पसंद करते हैं, DN पर भी डिस्कस करना पसंद करते हैं। मतलब DN लिखते या फिर D2N लिखते बात सेम है। मतलब D2N उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर देता है डायरेक्ट, और DN बस उसके साइड्स के बारे में डिस्कस करता है। ग्रुप ऑफ सिमेट्री, यानी कि डायहेड्रल जो बनता है, डायहेड्रल होता क्या है तो डायहेड्रल पॉलीगॉन ही है। तो पॉलीगॉन अगर ग्रुप के सारे लॉज को, जो कि 4 लॉज है, जैसे क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया और इनवर्स हो गया, ये 4 प्रॉपर्टी को अगर कोई भी पॉलीगॉन सेटिस्फाइड करता है तो उसको डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, अभी देखिए हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है तो देखिए यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल दे रखा हूँ। साइड आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल साइड होना चाहिए, ऑल नहीं है, ईच एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ईच एंगल्स इक्वल भी होना चाहिए ईच अदर, और साथ में साइड्स आर इक्वल भी होना चाहिए ईच अदर, तब जाके हम उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्या, ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले ट्रांसलेशन सिमेट्री, दूसरा रोटेशनल सिमेट्री और तीसरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ये सब देखने वाले हैं। और हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कोई भी डायहेड्रल एक ग्रुप कैसे बनता है, मतलब DN कोई ग्रुप कैसे बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लंबा चौड़ा भाषण लिख के रखा है, देखिएगा, मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी स्पेशल टॉपिक ऑफ द ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डायहेड्रल ग्रुप। डायहेड्रल ग्रुप्स आर फाउंड बाय द रोटेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इन 2 डायमेंशन एज वेल एज 3 डायमेंशन। मतलब हम लोग को जो है कि किसी भी डायहेड्रल ग्रुप का रोटेशंस कैसे प्राप्त है, तो किसी भी डायहेड्रल ग्रुप को जब कभी भी हम लोग देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने तो जा रहे हैं जिसमें डायहेड्रल ग्रुप को पढ़ेंगे। तो डायहेड्रल ग्रुप कैसे हम लोग को मिलता है, तो जब कभी भी किसी भी पॉलीगॉन को रोटेशन करते हैं, जब किसी भी कभी रेगुलर पॉलीगॉन को 2 डायमेंशन में रोटेशन करते हैं, अबाउट XY प्लेन पर करते हैं रोटेशन, या फिर हम लोग कभी 3 डायमेंशन पर उसको रोटेशन करते हैं, 3 डायमेंशन पर XYZ प्लेन पर हम लोग कभी अगर उसको रोटेशन करें, तो उससे भी हम लोग को डायहेड्रल ग्रुप प्राप्त होता है। उससे भी पता चलता है कि रेगुलर पॉलीगॉन मेरा ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उससे ही पता चलता है। तो फिर अगर कर रहा है 3 डायमेंशन में, मोशन के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है उसमें, ठीक है ना, मोशन यानी कि रोटेशन या तो रिफ्लेक्शन, इसके रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ उस केस में भी कि ये ग्रुप है या नहीं है। और अगर सेटिस्फाइड करे तो, ग्रुप के लॉज को सेटिस्फाइड करे तो, एज 3 डायमेंशन सपोज वी हैव ए स्क्वायर, हम लोग एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं एक स्क्वायर ही ले लेते हैं, विथ वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स को मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 से। लेट अस कॉल दिस ओरिजिनल फिगर, इसी को हम लोग ओरिजिनल फिगर बोल रहे हैं।
एज आइडेंटिटी एलिमेंट ई वी हैव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप D4। और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा किसी भी ग्रुप का, मतलब कि किसी भी नहीं, यहाँ पर D4 डायहेड्रल का, यहाँ पर D4 डायहेड्रल का जो कि आगे ग्रुप बनने वाला है, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो D4 डायहेड्रल का जो पहला एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, तो एक स्क्वायर का 1 2 3 4 ओरिजिनल शेप होगा। मतलब ये मैं आपको बताऊंगा। लेट अस टेक रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज। जब कभी भी हम लोग रोटेशन लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर D4 एक डायहेड्रल है जो कि एक सेट अभी फॉर्म कर रहा है। इसमें एलिमेंट E है, इसमें एलिमेंट R है, इसमें एलिमेंट R स्क्वायर है, इसमें एलिमेंट R क्यूब है, इसमें एलिमेंट S है, इसमें एलिमेंट RS है, इसमें एलिमेंट R स्क्वायर S है, इसमें एलिमेंट R क्यूब S है। ये क्या है सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए मुन्ना बच्चे, आपको एक एक चीज़ डिटेल में नहीं समझाया तो मेरा नाम भी सचिन चंद्र नहीं। चलिए आइए देखिए, देखिए ये हमारा E है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। स्क्वायर का पहला भाग जो कि ओरिजिनल पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, इसको मैंने आइडेंटिकल या आइडेंटिटी स्क्वायर में कह रहा हूँ 1 2 3 4। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज में देखिए रोटेशन किया हुआ हूँ। देखिए एरो का साइन, देखिए घड़ी इधर नहीं घूमती है, घड़ी इसके उल्टा डायरेक्शन में घूमती है, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मैंने यहाँ पर इसको मूव किया है, ठीक है। घड़ी इसका उल्टा दिशा में घूमता है ना, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं। तो E बराबर आइडेंटिकल एलिमेंट है स्क्वायर का। अब इसी में R रोटेशन डालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज R रोटेशन डालते हैं तो एक जहाँ पर है वहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 4, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एक बार रोटेशन किया इसकी, इसीलिए इसको मैंने R बोला। अब जब इसको मैं एक और बार रोटेशन करूँगा तब इसको मैं R स्क्वायर कहूँगा। जब इसको मैं एक बार और रोटेशन करूँगा तो क्या होगा, 2 का पोजिशन 1 ले लेगा, सॉरी 1 का पोजीशन 2 ले लेगा, और 4 जहाँ पर है वहाँ पर 1 आ जाएगा, और जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। इसके बाद फिर से मैं रोटेशन करूँगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अरे सॉरी आंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, आंटी करेंगे तो पुलिस बुला लेगी या ना, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो चलो R में फिर से रोटेशन डालेंगे तो R क्यूब, मजाक था। R में फिर से अगर रोटेशन डालेंगे तो R क्यूब होगा। अब फिर से देखिए, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 1 आ जाएगा, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसको हमने बोला कि मैंने R स्क्वायर को फिर से एक बार रोटेशन किया तो ये R क्यूब बन गया, मतलब 3 बार रोटेशन हुआ। अब फिर मैं इसको एक और बार रोटेशन करूंगा तो इसको मैं R4 कह रहा हूं। तो जहां पर 3 है वहां पर 4 आ जाएगा, जहां पर 2 है वहां पर 3 आ जाएगा, जहां पर 2 है जहां पर 1 है वहां पर 2 आ जाएगा, जहां पर 4 है वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये R4 रोटेशन हो गया, 4 बार रोटेशन कर डाला। तो इसी R4 को मैं आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा हूं। क्यों, जरा देखिए तो E पर, इस जगह पर E पर गौर करके देखिए तो यही चीज तो नहीं है 1 2 3 4, है ना। तो इसका मतलब आपको यहां तक तो समझ में आ गया है ना, रोटेशन वाला बात। दैट इज ऑर्डर ऑफ R इज 4। तो R का ऑर्डर कितना हो गया रोटेशन का, तो 4 ऑर्डर हो गया। क्योंकि देखिए बात को समझिए, बात को समझिएगा, यहाँ पर एक बात समझिएगा, क्या है ऑर्डर ऑफ R, क्या है तो 4 है। मतलब क्या, मतलब ये ऑर्डर हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो R का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या है, आप देखिए तो, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर R का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या है जिससे कि R मेरा आइडेंटिटी बन जाए। तो उसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, याद रखिएगा। R का यहाँ पर देखिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या है जिससे कि वो आइडेंटिटी आ रहा है। तो R का यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 4 है ना, इसीलिए इस 4 को मैं ऑर्डर कह रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ R इज क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ R 4। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। नाउ टेकिंग रोटेशन अलोंग डायगोनली इन 3 डायमेंशनल। तो जब कभी भी हम लोग डायगोनली हम लोग रोटेशन करते हैं तो 3 डायमेंशनली उसको मूव करते हैं किसी भी स्क्वायर को। और जब किसी भी स्क्वायर को अगर डायगोनली पकड़ के मूव करे तो वो इस
स्क्वायर क्यूब में तब्दील हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। जब कभी भी स्क्वायर को थ्री डायमेंशनली मूव करवाया जाए अबाउट इट्स डायगोनल या अबाउट इट्स सेकेंड डायगोनल या फिर अबाउट हॉरिजॉन्टल या अबाउट वर्टिकल, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर का रूप ले लेता है और ये क्यूब बन जाता है। तो लेट अस डिनोट दिस ऑपरेशन बाय एस। तो इस ऑपरेशन को मैं एस नाम दे रहा हूँ। इस ऑपरेशन को क्या नाम दे रहा हूँ? एस नाम दे रहा हूँ। वी हैव ए फिफ्थ एलिमेंट एस, और आपको मालूम है इससे पहला 4 एलिमेंट आ चुका है ई तो खैर चलिए ई तो आइडेंटिटी है, चलिए तो ले लेते हैं। ई आर स्क्वायर 3 और आर क्यूब 4। आप R4 को मत जोड़िए क्योंकि R4 तो E के बराबर है, तो 4 यहाँ पर एलिमेंट आ चुका है। देखिए यहाँ पर E, देखिए E आर स्क्वायर आर क्यूब। अब S को लूँगा, S एक ऑपरेशन लेता हूँ। अब S मेरा फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट S है। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को पहला मैंने लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट को देखिए ज़रा। अब इसी को मैं डायगोनली मूव करवाता हूँ, रोटेशन करवाता हूँ, डायगोनली पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ई में एक स्टेरिक ऑपरेशन लगाया, मैंने ई में एक स्टेरिक ऑपरेशन एस लगाया, है ना। एस क्या है? तो वो रोटेशन है डायगोनली, तो एस लगाया ई में, तो मेरा एस ही हुआ क्योंकि ई तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए तो मुझे S मिला, और जरा देखिए तो क्या हुआ, 1 और 3 के अबाउट मैंने 1 और 3 डायगोनल के अबाउट मैंने इसमें रोटेशन डाला था, तो 2 और 4 आपस में चेंज हुआ, है ना। ऑब्वियस सी बात है वही होगा ही होगा, है ना। 2 का पोजीशन 4 लेगा, 4 का पोजीशन 2 लेगा, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग ऑपरेशन ऑन द अदर एलिमेंट। अब इसी प्रकार से जैसा कि मैंने आइडेंटिटी पर एक ऑपरेशन एस लगाया, ठीक उसी प्रकार से आइडेंटिटी के बाद आर था, आर पे भी वही ऑपरेशन लगाऊंगा, आर स्क्वायर पे भी वही ऑपरेशन लगाऊंगा, और आर क्यूब पे भी वही ऑपरेशन लगाऊंगा। नाउ टेकिंग ऑपरेशन ऑन द अदर एलिमेंट एज वेल एज आर स्क्वायर आर क्यूब। तो आइडेंटिटी पर मैंने ऑपरेशन लगाया, आइडेंटिटी पर एस ऑपरेशन लगाने से ये एस ही दिया। अब आइडेंटिटी, अब आर पर मैं एस ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये आर एस देगा, क्या देगा? तो आर एस देगा। अब आर स्क्वायर पर लगाऊंगा तो आर स्क्वायर एस देगा, आर क्यूब पर लगाऊंगा तो आर क्यूब एस देगा, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। देखिए ये मेरा आर है, 1 2 3 4, ये पोजीशन देख लीजिए। यहाँ से मैंने आर को लिया, सिलेक्ट किया, यहाँ से आर को सिलेक्ट किया, यहाँ से आर स्क्वायर को सिलेक्ट किया, यहाँ से आर क्यूब को किया, यहाँ से R4। तो R4 को करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि R4 तो आइडेंटिटी ही है ना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पापड़ अगर सब्जी और भात के नीचे चल जाता है तो उसको खाओ या ना खाओ कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि उस पर क्रिस्पी आवाज़, क्रंची आवाज़ आएगा ही नहीं, है ना। फड़ फड़ का आवाज़ आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो भींग के गीला हो चुका होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आइडेंटिटी को किसी के साथ करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिर हेरा फेरी मूवी में एक बाबू राव नाम का एक कैरेक्टर था, तो बाबू राव को कितना भी समझाओ लेकिन वो अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देगा ही। समझ रहे हैं ना? मतलब आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, उसको जितना बोलो कि किसी को मत बोलो कोई चीज़ तो वो उतना ही बोलता है। ठीक है, तो ये बात है। तो अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी वही काम करता है ना। मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कोई, समझ रहे हैं ना, मतलब इसका करो या ना करो इसमें कोई ऑपरेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे गधा को आप कितना भी मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए अब आगे, अब क्या है, आर मैंने लिया, यहाँ से मैंने आर लिया, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर लिया, यहाँ से आर क्यूब लिया, तो यहाँ पर मैंने वो सब चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। अब सब में हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को एस बोल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आर एस। तो 3 और 1 आपस में स्वैप करेगा, 4 और 3 आपस में स्वैप होगा, 4 और 2 आपस में स्वैप होगा, इसमें क्या होगा, 1 और 3 आपस में स्वैप होगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये पूरा मैटर था।
तो इस प्रकार से आर एस मिला हमको, आर स्क्वायर मिला, आर क्यूब एस मिला। तो यहाँ से 3 एलिमेंट मिला, आर एस, आर स्क्वायर, आर क्यूब एस। 3 एलिमेंट यहाँ से मिला और 4 एलिमेंट यहाँ से मिला, ई आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। 4 और 3 7 हो गया, 7 एलिमेंट मिल गया। मतलब ई मिल गया है, आर मिल गया है, आर स्क्वायर मिल गया, आर क्यूब एस, आर एस, आर स्क्वायर एस, है ना, और आर क्यूब एस। मतलब और यहाँ पर आइडेंटिटी पर जब हमने ऑपरेशन लगाया था एस, आपको याद होगा, तो मुझे एस मिला था। तो उधर का 7 और इधर का 1 और 8 एलिमेंट हमको मिल गया है। तो यानी कि डायहेड्रल ग्रुप अगर 4 है, जिसमें 4 साइड्स है, तो यानी कि उसमें 8 गो एलिमेंट होगा। और मैंने ये करके दिखला दिया आपको, आपके सामने, ठीक है। अब इतना होने के बाद चलिए अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, देखिए अब आगे, नाउ एलिमेंट ऑफ D4 आर आर एस, आर स्क्वायर, आर क्यूब एस। देन ये तो 3 आया ही है, और साथ ही साथ एक और आपको एक और आया था जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, छूट गया है। एस भी तो आया है, देखिए एस भी तो आया है। ये एस को कौन लिखेगा, है ना। तो ये एस्टो भी आया है, वो एस्टो भी यहाँ पर लिखना था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर इस जगह पर, इस पोजीशन पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब तो इसका मतलब D4 मेरा क्या हो गया, E हो गया, R हो गया, आर स्क्वायर, आर क्यूब एस, आर एस, आर स्क्वायर एस, आर क्यूब एस। ये हुआ D4 मेरा। एज वी कैन सी नाउ, इफ वी रोटेट एस अलोंग द डायगोनल वन मोर, तो डायगोनली एक बार और इसको रोटेट कर दिया जाए तो फिगर अगेन डेट इज आइडेंटिकल हो जाएगा। बात तो सही है। मतलब देखिए ये एस था मेरा, ये एस था 1 4 3 2। इसका नंबरिंग को समझ लीजिए, 1 4 3 2 है ना, 1 4 3 2 है ना, 1 4 3 2 क्लॉकवाइज। मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोलना है, चलो एंटी क्लॉकवाइज में बोलते हैं। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है एस। तो यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 है। अब इसको फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे, फिर से कर देंगे, कर देगा तो क्या होगा, कर देगा तो 4 और 2 आपस में स्वैप कर जाएंगे। और इसको मैंने नाम दे दिया एस स्क्वायर, क्योंकि इसमें एस ऑपरेशन दोबारा से लगाया तो एस स्क्वायर हुआ, जो कि देखो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, है ना। यही तो आइडेंटिटी था ना 1 2 3 4। जरा देखो आइडेंटिटी 1 2 3 4 यही था ना क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बोलूँ तो 1 4 3 2 यही था। और ये चीज़ यहाँ पर भी आया है 1 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया है बच्चा कि है क्या करना है, ठीक है ना। और देखो एस स्क्वायर यानी कि उसी का एलिमेंट है आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा तीर से समझिए, कितना अच्छा ढंग से मैंने तीर बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे है हेंस ऑर्डर ऑफ एस। एस का ऑर्डर तब क्या हो गया, तो 2 हो गया, क्योंकि आपको ये बताना है ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एस का वो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू जिससे एस मेरा आइडेंटिटी में तब्दील हो रहा है, तो एस का वो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 है ना, जिससे मेरा एस ई में कन्वर्ट हो रहा है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एस क्या हो गया, 2 हो गया। अब आगे देखिए, हेंस देयर आर 8 एलिमेंट इन D4 एलिमेंट्स इन ग्रुप D4 एंड 8। अभी ग्रुप है कि नहीं हमको नहीं मालूम, तो भी हम बोल रहे हैं कि ग्रुप है, बट बाद में हम प्रूव भी कर देंगे कि ये ग्रुप ही है D4 डायहेड्रल ग्रुप, डायहेड्रल जो है कि ग्रुप है। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि D4 जो डायहेड्रल ग्रुप है वो R और S 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है रिस्पेक्टिवली। एंड ऑर्डर ऑफ R इज 4। तो 4 R का ऑर्डर कितना था, तो 4 था, और जबकि ऑर्डर ऑफ S क्या आया, तो 2 आया। अब आगे देखिए, नाउ लेट्स जनरलाइज दिस फैक्ट दैट द डायहेड्रल ग्रुप Dn हैज 2n एलिमेंट। अब इसको जनरलाइज करेंगे कि डायहेड्रल ग्रुप Dn के पास 2n एलिमेंट होता है एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 एलिमेंट्स। और ये भी यहाँ पर हम लोग जनरलाइज करेंगे कि ये डायहेड्रल ग्रुप Dn 2 ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, R और S से, सच डेट इस प्रकार से कि Dn ग्रुप में पहला एलिमेंट E होता है, दूसरा एलिमेंट R होता है, तीसरा एलिमेंट R स्क्वायर होता है। अगर Dn ग्रुप रहे तो, मैं Dn का बात कर रहा हूँ, इन जनरल n का बात कर रहा हूँ। अगर 5 का बात करता तो फिर वो कहाँ तक जाता, तो फिर वो 10 तक जाता है ना। मतलब कि अगर 5 तक बात करता तो R का वैल्यू 4 तक ही जाता,
और s का वैल्यू s SR स्क्वायर और SR क्यूब और SR टू द पावर 4 ही तक जाता है, उससे के अलावा और नहीं जाता। चूंकि ये DN डिहाइड्रल है ना, इसी वजह से ER स्क्वायर R क्यूब डॉट 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 Rn माइनस 1, मतलब एक घट जाता है। जैसे अगर 5 रहता है, D5 रहता तो फिर R टू दी पावर 5 माइनस 1 होता, यानी कि 4 होता, और S इंटू R टू दी पावर 5 माइनस 1 होता ना। आपको बता चुका हूँ मैं, बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। और नहीं, अगर दिक्कत है तो इस चीज़ को देखिए इस चीज़ को, यहाँ पर R क्यूब है ना, क्योंकि D4 है तो R क्यूब 4 में से 1 गया 3, और R क्यूब सिर्फ R क्यूब एस को देख लिया। अब R क्यूब को देखिए, R क्यूब में भी 4 है तो 4 में से 1 गया 3, समझ रहे ना। अगर 5 रहता तो 5 में से 1 गया 4 होता फिर। तो यहाँ पर DN है, इसीलिए ER स्क्वायर R क्यूब डॉट 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 R टू द पावर n माइनस 1 तक जाएगा, और S भी SR स्क्वायर SR क्यूब डॉट 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 SR टू द पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ R कितना था, तो n होगा, तो R का ऑर्डर किसके बराबर होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रुप क्या था, ग्रुप 4 था, D4 डायहेड्रल ग्रुप था, तो R का वैल्यू क्या था, तो देखिए तो जरा R का ऑर्डर क्या था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 था। अगर 4 होगा तो 4 होगा R का, और S का कितना था 2, मतलब उसका आधा था, S उसका आधा था, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर n है तो क्या हो जाएगा, n ही रहेगा, है कि नहीं। और ऑर्डर ऑफ S हमेशा 2 ही रहेगा, ऑर्डर ऑफ S हमेशा क्या होगा, 2 ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ S कभी भी जो है कि कम नहीं हो सकता है या ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे किसी भी का अगर D8 रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर ऑफ R तो कन्फर्म है कि 8 ही होगा, ठीक है, क्योंकि D8 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ S उसका आधा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 4 होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ S हमेशा 2 ही होगा, ये याद रखने वाली बात है। क्योंकि रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है ना। यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, है ना। अगर वर्टिकली कर रहे हो तो स्वैप करेगा राइट एंड लेफ्ट में, और डायगोनली कर रहे हो तो कॉर्नर स्वैप करेगा। अगर डायगोनल 2 से कर रहे हो तो फिर दूसरा कॉर्नर स्वैप करेगा। मतलब 2 ही यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन पाता है रिफ्लेक्शंस में, इसीलिए रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा 2 ही रहता है, भले रोटेशंस का ऑर्डर अलग अलग क्यों ना हो, रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर हमेशा 2 ही होता है, याद रखिएगा इस बात को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ DN सेटिस्फाइड रिलेशन, तो एलिमेंट्स ऑफ DN जो होता है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, RS इक्वल टू SR माइनस 1, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। DN ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि RS जो है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप पूछिएगा कैसे, तो चलिए इसको आप थोड़ा समझ भी लीजिए। R टू द पावर माइनस 1 है, नीचे जाएगा तो S/R होगा, और उस तरफ चल जाएगा तो R स्क्वायर S इक्वल टू S हो जाएगा। तो R स्क्वायर S कीजिएगा तो आपको S ही मिलेगा, ये कन्फर्म है कि R स्क्वायर S कीजिएगा, 2 बार रोटेशन करने के बाद उसमें S डाल दीजिएगा। S का मतलब होता है डायगोनली मोशन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर S के बराबर आ जाएगा, ये करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ। अब DN जो है एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, नॉन एबिलियन मतलब एबिलियन नहीं होता है ना, किसी भी ग्रुप n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। यानी कि ट्राइंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्राइंगल में भी ये रूल को काम होता है, और आपका स्क्वायर में भी होगा, आपका ऑक्टागन में भी होगा, आपका हेक्सागन में भी होगा, आपका हेप्टागन में भी होगा, आपका नोना डेका आगे जितना भी है ना, गोन फोन है ना, सब में अप्लाई हो सकता है ना। मतलब DN जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप होगा, वो n का वैल्यू 3 से बड़ा या 3 के इक्वल होने पर, मतलब कि साइड ऑफ दी पॉलीगॉन 3 या 3 से बड़ा पे अप्लाई होता है, वहाँ पर ये वैलिड है। तो दिस इज द डायहेड्रल ग्रुप, तो ये डायहेड्रल ग्रुप था। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, शॉर्टकट में समझिए। नाउ चेक द डायहेड्रल DN इज ग्रुप और नॉट। अगर हमको चेक करना है कि डायहेड्रल DN ग्रुप है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा बाय द कंपोजिशन टेबल। ये शॉर्टकट मेथड है ना, कंपोजिशन टेबल शॉर्टकट मेथड है, जिसके मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो सबसे पहले आइए मोशन डालते हैं। मोशन एक ऑपरेशन है यहाँ पर, मोशन एक ऑपरेशन है यहाँ पर, मोशन इज ए ऑपरेशन
फॉर एनी पॉलीगन। अब ई आर स्क्वायर आर क्यूब एस आर एस आर स्क्वायर एस और आर क्यूब एस, तो ये मैंने जनरली स्क्वायर के लिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर का ही एलिमेंट्स है। और इधर भी वर्टिकली लिख दूंगा ई आर स्क्वायर एस आर स्क्वायर एस आर क्यूब एस। और याद रखिएगा इसको मैं क्या करना है, हमको पहले ऊपर वाला देखना है ना, हॉरिजॉन्टल देखना, फिर वर्टिकल को देखना है। तो ई में ई मोशन डालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी मोशन डालेंगे तो आइडेंटिटी ही रहेगा। अब आर में हम ई मोशन डालेंगे, आर में मतलब एक बार रिफ्लेक्शन एक बार रोटेशन हो चुका है कहने का मतलब, उसमें ई मोशन डालेंगे तो उसमें आर ही रहेगा। अब फिर आर स्क्वायर में अगर ई मोशन डालेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा। आर क्यूब में 3 बार रोटेशन हो चुका है, फिर उसमें ई मोशन डालेंगे तो आर क्यूब ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट मैंने बनाया है। एक रैंडम उठा के आपको मैं बात करता हूँ, जैसे आर क्यूब एस है, ये देखिए आर क्यूब एस, तो आर क्यूब एस में अगर मैं आर स्क्वायर मोशन डालता हूँ तो जरा देखिए तो क्या बन रहा है, आर क्यूब एस है, आर क्यूब एस में मैं अगर आर स्क्वायर मोशन डाल रहा हूं तो आर टू द पावर 5s होगा। तो आर टू द पावर 5 में आर टू द पावर 4 का मतलब आइडेंटिटी इंटू आर इंटू एस, यानी कि आर एस मोशन होगा उसमें। कंफर्म नहीं समझे? अरे बाबा आर क्यूब एस है, उसमें आर स्क्वायर मोशन डालिएगा, मतलब कि 2 बार फिर मतलब कोई आर क्यूब मतलब 2 बार 3 बार रोटेशन भी हुआ है और साथ ही साथ एक बार उसमें जो है कि डायगोनली रोटेशन हुआ है, यानी 3 डायमेंशनल रोटेशन हुआ है। और इसके बाद फिर उसमें हम 2 बार रोटेशन करना चाहते हैं, आर स्क्वायर रोटेशन करना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वो आर एस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो आर क्यूब एस इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए तो आर टू द पावर 5 इंटू एस, और आर टू द पावर 5 को छांटिए, आर टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो आर टू द पावर 4 का मतलब आइडेंटिटी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी स्क्वायर को 4 बार रोटेशन करने पर वो पहला वाला पोजीशन को हासिल कर लेता है। तो इंटू आर फिर इंटू एस हो जाएगा। तो ये पूरा और आगे ये जो चीज़ें छोड़ कर रखाया हुआ हूँ मैं, इन फ्यूचर आई विल मेक। अरे भाई हम इन फ्यूचर करेंगे, मतलब बहुत समय लग जा रहा था, ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा ना, आप इसको कर लीजिएगा। मैं एक हिंट्स दे देता हूँ ब्लैंक बॉक्स को भर के। जैसे आर एस है, उसमें एस ऑपरेशन डालेंगे तो क्या होगा, आर एस है उसमें अगर एस ऑपरेशन डालेंगे तो फिर क्या होगा, करके देखना पड़ेगा ना बाबू। जैसे देखो उसमें मैंने आर एस ऑपरेशन डाला है, कहने का मतलब ये आर एस ऑपरेशन, पहले से एक बार रोटेशन है, उसको एक बार डायगोनली मूव कर दिया, डायगोनली जैसे मूव किया तो उससे कुछ रिजल्ट आया, और फिर उसको हम करना चाहते हैं, उसमें एस रोटेशन करना चाहते हैं, फिर उसको दोबारा मूव कर देंगे तो पहला वाला पोजीशन को हासिल कर लेगा, यानी कि आर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शायद आर ही बन जाएगा। अब कर लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ आ गया जी, आर एस पर बात कर रहे थे हम आर एस पर बात कर रहे थे। हाँ देखिए ये देखिए ये आर एस को एक बार डायगोनली रोटेट कीजिए, क्या होगा बताइए तो, 3-1 रोटेशन होगा, 3-1 का रोटेशन होगा, 3-1 का जगह लेगा, 1-3 का जगह लेगा, फिर इसको दोबारा रोटेशन कर देंगे तो ये फिर ये क्या बन जाएगा, ये आर एस ना रहेगा, वो जो पहले था वही ना रहेगा। हाँ मतलब कि आर एस ही रहेगा। हाँ इसको फिगर से समझना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर आर एस ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि आर एस स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो वह आर एस ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। और आर एस किसके बराबर होगा, आर एस इसके बराबर होगा, आर एस इसके बराबर होगा, यानी कि 1 2 3 4। और मैं आगे देखता हूँ कहीं अगर ऐसा है तो, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आर एस इस प्रकार से इसमें होगा, तो यहाँ पर आर एस ही होगा, है ना, यहाँ पर आर एस होगा। इस पोजीशन पर मेरा जो है आर एस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जो है कि इसको आपको एनालाइज करना है बढ़िया से, मतलब उसको फील करना है। तो अगर फील करके बनाना है इस पूरे चार्ट को, तो आपको एक जो है कि स्क्वायर बनाने लेना है, कागज़ को काट करके स्क्वायर बना लेना है, उसमें 1 2 3 4 लिख लेना है, उसको रोटेशन करना है, और उसमें एक बीच में डायगोनल में 2 ठो लकड़ी भी ठूँस दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो सब चीज़ को पहचानने में।
अब देखिए आगे, अब हम चेक करेंगे कि ये जो पॉलीगॉन है स्क्वायर है ना, ये डायहेड्रल ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा, मैं चेक करूंगा। आई वांट टू चेक इट। तो चलिए चेक करते हैं। आर और आर स्क्वायर ले लिया मैंने D4 डायहेड्रल ग्रुप से, और आर और आर स्क्वायर में मैंने O ऑपरेशन लगाना है। तो जैसे O ऑपरेशन लगाया तो आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब होने के बाद मतलब आर को आर स्क्वायर बार 2 बार, कोई एक रोटेशन एक बार हुआ था और उसको 2 बार हमने फिर से दोबारा रोटेशन कर दिया, तो फिर आर क्यूब हो जाएगा, यानी कि D4 में ही वो बिलोंग करता है। आर क्यूब तो D4 में ही ना बिलोंग करता है। कहाँ गया जी, देखिए आर क्यूब तो D4 में ही बिलोंग करता है ना, यानी कि ये क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर इट इज क्लोजर अंडर मोशन ऑपरेशन। ओ क्या है, तो यहाँ पर मोशन है, मोशन ऑपरेशन है। ओ बिलोंग्स टू मोशन ऑपरेशन, ओ इक्वल टू मोशन ऑपरेशन, ओ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं तो 3 एलिमेंट लेना पड़ता है इसके लिए। आर आर स्क्वायर एस बिलोंग कर रहा है D4 से, तो आर ऑपरेशन ओ मोशन ऑपरेशन, फिर आर स्क्वायर, फिर मोशन ऑपरेशन, फिर एस, फिर आर मोशन ऑपरेशन, आर स्क्वायर मोशन ऑपरेशन एस। ठीक है, अब LHS लिया मैंने, आर और मोशन ऑपरेशन ओ, फिर आर स्क्वायर और एस में मोशन ऑपरेशन लगाएंगे तो आर स्क्वायर एस हो जाएगा, फिर आर ऑपरेशन और आर स्क्वायर एस में मोशन ऑपरेशन लगाएंगे तो आर क्यूब एस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से RHS में भी वही होगा, आर ओ आर स्क्वायर ओ एस, तो आर और आर स्क्वायर में मोशन ऑपरेशन लगाएंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, फिर आर क्यूब और एस में मोशन ऑपरेशन लगाएंगे तो आर क्यूब एस हो जाएगा। तो यानी LHS RHS बराबर आ गए, यानी कि एसोसिएटिव है। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी एलिमेंट आप D4 ग्रुप से ले लीजिए, उसमें अगर ई मोशन लगाएंगे यानी कि आइडेंटिटी मोशन है ना, यानी कि 0 डिग्री से उसको रोटेट करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है ना। चाहे आप दाहिने से करो, आर में आइडेंटिटी बाएं से लगाइए या दाएं से लगाइए तो आपको आर ही देगा, है ना। आर में अगर ई का मोशन लगाएंगे बाएं से या दाएं से तो उसमें आर ही रहेगा, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करता है, जब किसी भी एलिमेंट में एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वो एलिमेंट उसमें कोई प्रभाव नहीं डालता है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाता है, तो उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, यानी कि ई यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग काम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। यहाँ पर तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, कोई शक नहीं इसमें। अब हमने चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आर स्क्वायर हमने कोई ले लिया एक D4 सेट में से, मतलब D4 डायहेड्रल से हमने एक आर स्क्वायर एलिमेंट ले लिया, मतलब 2 बार रोटेशन हो गया है किसी भी स्क्वायर में, तो यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन हो चुका है। अब फिर दोबारा इसमें इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आर स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे या आर स्क्वायर में क्या मोशन डालोगे जिससे कि वो आइडेंटिटी में बदल जाए, तब जाके हम लोग कहते हैं कि आर स्क्वायर का वो एलिमेंट जिसको आपने मोशन में डाला है आर स्क्वायर के साथ, वो एलिमेंट आर स्क्वायर का इनवर्स है। तो यानी कि आर स्क्वायर में जब हम लोग आर स्क्वायर ही मोशन डालते हैं, आर स्क्वायर मतलब कि 180 डिग्री तक मोशन हो चुका है, उसमें रोटेशन हो चुका है, और फिर उसमें अगर हम आर स्क्वायर डालें मतलब कि 180 डिग्री का रोटेशन डालेंगे तो 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री मतलब R4 होगा। और R4 का वैल्यू क्या होता है, R4 का वैल्यू आइडेंटिटी होता है, यानी कि आइडेंटिटी जैसा पहला था वैसा अभी हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी दे दिया, यानी कि देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा क्लोजर सेटिस्फाइड कर गया, है ना, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड कर गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाइड कर गया, इनवर्स सेटिस्फाइड कर गया। अब चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो पहले ही बोल दिया कि D4 या DN डायहेड्रल ग्रुप जो होता है वो नॉन एबिलियन है, इसका मतलब कन्फर्म है, कन्फर्म ये आप रही है कि कम्यूटेटिव तो होगा ही नहीं, है ना। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो R और आर स्क्वायर एस मैंने ले लिया D4 से, है ना। अब मैंने R और आर स्क्वायर एस में ऑपरेशन लगाया LHS, पहले LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS सॉल्व करेंगे, फिर आर स्क्वायर एस और O ऑपरेशन R के साथ लगाया, तो इधर आर क्यूब एस हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, आर स्क्वायर एस में जब मैं R ऑपरेशन लगाया हूँ तो आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा बाबू कि आर स्क्वायर एस को R से मल्टीप्लाई आर क्यूब कर दीजिएगा, मैं ऐसा कभी नहीं आपको बताया हूँ। मैं ये आपको बताया हूँ कि R में अगर आर स्क्वायर एस का ऑपरेशन ला ले तो वो आर क्यूब एस बन रहा है, तो ये मैंने एनालाइज किया है इस चीज़ को, ठीक है ना। लेकिन आर स्क्वायर एस और ओ आर मतलब आर स्क्वायर एस पहले आप देख लीजिए क्या है, पहले आप देख लीजिए, आइए देखिए आर स्क्वायर एस को देखिए, है ना, फिगर से देखिए आर स्क्वायर एस को देखिए बाबू, समझ में आ जाएगा, ये आर स्क्वायर एस है ना। चलिए बहुत अच्छा।
अब आगे इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, ये आर स्क्वायर एस है, इसमें आर का मोशन डालेंगे, आर का मोशन डालेंगे। आर का मतलब इसको एक बार और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 90 डिग्री से। आइए देखिए, तब समझ में आ जाएगा। और बनेगा क्या, बनेगा आर एस, बनेगा आर एस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, मजा आएगा। आइए ना, देखिए आर स्क्वायर एस है, तो देखिए इसको मैं बढ़िया से जूम करता हूँ। हाँ, इसको आप पहले इसको कॉपी में उतारिए, आर स्क्वायर एस को उतार लिए। चलिए अब आर स्क्वायर एस में हमको क्या मोशन डालना है, आर का मोशन डालना है। किसका मोशन डालना है, आर का मोशन डालना है। मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 4 का जगह कौन ले लेगा, 3 ले लेगा, है ना। 4 का जगह कौन ले लेगा, 3 ले लेगा। और 1 का जगह कौन ले लेगा, तो 4 ले लेगा। तो मैं भी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि मुझे भी बताने में दिक्कत ना हो, है ना। चौक चौक, ओहो, बोर्डे में बनाना पड़ेगा। हाँ चलिए किसी पेपर में बना लेते, चौक। हाँ तो मैं कहाँ था, एक मिनट। हाँ ये हुआ ना बात। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आप भी बनाइए कॉपी में। मेरा तो पेन हमको मिल नहीं रहा, तो हम चौके से बना रहे हैं कॉपी में। आर स्क्वायर एस, हाँ आर स्क्वायर एस है, तो मैं इसको नाम दे दिया हूँ आर स्क्वायर एस। अब इसमें जब मैं आर मोशन डालूंगा, एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज जब इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, 1 का जगह 4 ले लेगा, है ना। और 1 2 पर चल जाएगा, और सॉरी 1 2 पर चल जाएगा, और 2 कहाँ चल जाएगा, 3 पर चल जाएगा, और 3 4 पर चल जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ तो 1 2 3 4 आया, है ना। अब इसको आप देखिएगा, इस फिगर को तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे तो नहीं बना सकता हूँ, बट मुझे आशा होगा कि जब आप आर स्क्वायर एस में एंटी क्लॉकवाइज मोशन डाला तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर क्या करना है। जहाँ पर 1 है वहाँ पर 4 कर दीजिए, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 कर दीजिए, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 2 कर दीजिए, और जहाँ पर 4 है वहाँ पर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब इतना तो आपने कर लिया होगा, है ना। मतलब आर स्क्वायर में जब मैंने आर का मोशन डाला तो ये हमको मिला। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कि ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, ये है क्या। यहाँ देखिए, हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे भाई सामने में है ना, बगल में छोरा, सब गांव में ढिंढोरा है या जो भी है। तो देखिए 1 2 3 4 है, आर स्क्वायर एस था। इसमें जब ने आर का मोशन डाला तो 4 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। देखिए बगल में, देखिए बगल में, देखिए, है ना। और 1 क्या बन जाएगा, सॉरी 2 क्या, इधर देख रहे हैं ना, वो 2 क्या बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा, और 3 क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। तो यानी कि आर एस हो जाएगा, ये आर एस हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो हुआ बात की बात, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। हाँ सर समझ में आ गया। तो ये तो आपने आर एच एस समझा दिया कि ये ऐसे आर एस हो गया। अब हमको ये वाला भी चीज़ समझा दीजिए सर, तो बड़ा दया हो जाएगा। चलिए दया कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए जानते हैं, पहले आप आर बनाइए। आर कैसे बनाइएगा, आर में आर स्क्वायर एस। मैं यहाँ पर ऑपरेशन लिख लेता हूँ, आप भी ऑपरेशन लिख लीजिए, क्योंकि जब पीछे मुड़ना होगा तो फिर कन्फ्यूज ना होगा, ताकि आप कन्फ्यूज ना होइएगा, है ना। तो चलिए मैं इधर आपको दिखाता हूँ, इधर शुरू में, एकदम शुरू में जाइए। हाँ तो मुझे पहले करना है क्या, आर। तो आर यहाँ से ले लिया मैंने, देखिए ये मेरा आर है। इसको पहले लिखिए फटाक से, 1 4 3 और 2 मैंने लिख लिया सर, बहुत अच्छा। ये मेरा आर है, इसके बीच में आर भी लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आर में मैं क्या डालूंगा, आर स्क्वायर एस का मोशन डालूंगा। तो आर स्क्वायर एस का मोशन जानते कहाँ पर था, देखिए यहाँ पर था। देखिए आर स्क्वायर एस का मोशन ये है ना, मैं आर में आर स्क्वायर एस का मोशन डालूंगा, ठीक है, अच्छा है। आर स्क्वायर एस का मोशन डालूंगा, तो आर में आर स्क्वायर एस का मोशन का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले आर को तो हमको आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आर को मेरे को आर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, तो आर को आर स्क्वायर में कन्वर्ट मैं कैसे करूँगा, मेरा जो आर है वो अभी एज इट इज़ है। अब इसमें मैं डालूंगा, मोशन डालूंगा आर स्क्वायर एस का,
मैं इसमें किसका मोशन डालूंगा, आर स्क्वायर एस का मोशन डालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आर में आर स्क्वायर एस का मोशन डालूंगा तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट एक काम करूंगा, चूंकि मैं आर पहले लिख लिया था इसीलिए कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ बाबू, एक काम कीजिए, अब आप सबसे पहले आर स्क्वायर एस को लिख लीजिए, है ना। अब आप सबसे पहले क्या लिख लीजिए, आर स्क्वायर एस को लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने आर स्क्वायर एस को लिख लिया, 1 4 और 2 3 लिख लिया आर स्क्वायर एस को, आर स्क्वायर एस को लिख लिया, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। आर स्क्वायर एस को रख लिया क्योंकि बड़ा वाला को पहले सिलेक्ट करेंगे ना, आर स्क्वायर एस को ले लिया। अब आर स्क्वायर एस में कहने का मतलब मेरे को आर ऑपरेशन डालना है, तो आर स्क्वायर एस को एक बार रोटेशन मारना होगा, तब आर स्क्वायर एस को तब एक बार क्या करना पड़ेगा, रोटेशन मारना पड़ेगा। क्या मतलब ये कि ये आर था और ये आर स्क्वायर एस था, तो आर मेरा क्या था पहले, तो 1 2 3 4 था, अब 1 2 3 4 था और इधर आर स्क्वायर एस था। तो आर को अगर मैं आर स्क्वायर एस रोटेशन दूं, मैं अगर आर को आर स्क्वायर एस रोटेशन दूं तो आर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर क्यूब के साथ। बोलिए समझ में आया, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अपने आर को तो उतारा होगा ना, अपने आर को उतारा था, अब आर को हम पहले तो आर स्क्वायर मोशन देंगे तब तो वो एस में कन्वर्ट होगा ना। तो पहले आर को आर स्क्वायर का मोशन दीजिए, जब आर को मैं आर स्क्वायर का मोशन दूंगा तो ये हो जाएगा। आर को जब मैं आर स्क्वायर का मोशन दूंगा, ठीक है ना, तो जब आर को मैं आर स्क्वायर का मोशन दूंगा तो आर क्या है, देखिए तो जरा, ये आर है, ये आर है, ये आर में मैं पहले तो आर स्क्वायर का मोशन दूंगा इसको। जब आर में आर स्क्वायर का मोशन दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आर क्यूब बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर एक बार रोटेट किया गया है ऑलरेडी 90 डिग्री से, और उसमें वो फिर से हम 2 बार रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री से, आर स्क्वायर का मतलब 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो 90 प्लस 180 डिग्री, वो ऑब्वियस सी बात है 270 डिग्री का ही रोटेशन देगा, यानी कि ये बन जाएगा आर क्यूब। अब आर क्यूब को मैं एस बार रोटेट करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 ये आर क्यूब एस मिलेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जरा देखिए, देखिए यहाँ पर आर क्यूब एस का रोटेशन आया और इधर आर एच एस तरफ आर एस आया, तो यानी कि आपने देखा कि एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर इट इज़ नॉट एबिलियन, यानी कि नॉन एबिलियन हो गया, बट इट इज ग्रुप, ये ग्रुप है। सिंस D4 सेटिस्फाइड ऑल 4 एक्सियोम्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ये सभी एक्सियोम को सेटिस्फाइड कर गया, इसीलिए D4 ग्रुप है। अब आगे एक और है, लास्ट, कोई भी पॉलीगॉन ग्रुप के एक्सियोम्स को सेटिस्फाइड करे देन इट इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप। सिंस and having polygon having and polygon and since and polygon having 2 faces, यहाँ पर समझिएगा बात को, किसी भी पॉलीगॉन के पास 2 फेस होता है, फलक, एक सामने वाला और एक उसके पीछे वाला, जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे स्क्वायर के सामने वाला दिखता है लेकिन उसके पीछे वाला नहीं दिखता है। ठीक है, पीछे वाला देखना बड़ा मुश्किल है ना। Since and polygon having 2 faces, first one is visible but second one is behind of first one, और second one इसके पीछे रहता है, पहले वाले फेस के पीछे सेकंड वाला होता है। Since we can say that डायहेड्रल फिगर, अब देखिए डायहेड्रल फिगर में देखिए फर्स्ट फेस को हमने इस लकीर से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट फेस को मैंने, सामने वाला फेस को मैंने इस लकीर से रिप्रेजेंट किया, और लास्ट वाला जो पीछे वाला जो फेस है, बिहाइंड द फेस, बिहाइंड फर्स्ट फेस जो कि सेकंड फेस होगा, है ना, इक्वल, वो पीछे की ओर होगा, है ना। ये भी समझा दिया मैंने आपको, ये डायहेड्रल का एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायहेड्रल का पूरा मैंने जो है कि पूरा एकदम डिटेल में, है ना, आप कह सकते हैं तोड़ के मड़ोड़ करके रख दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 43 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।